आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास विषय के पहले चैप्टर जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता उसके बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी इसकी जानकारी के मुख्य स्रोत कौन से थे, क्योंकि जब भी हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले हमें उसके स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। जानकारी के आधार पर ही, स्रोतों की जानकारी के आधार पर ही हम उस सभ्यता के बारे में जान पाते हैं और हमें उस सभ्यता के बारे में या उस इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी जानकारी देने के लिए जो हमारे सामने मुख्य स्रोत है उनमें सबसे पहले है मोहरे। ठीक है, हड़प्पाई मोहरे। यहाँ पर हम देखते हैं हड़प्पाई मोहरे जो कि हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण पूरा वस्तु आखिर क्या होती है? पूरा वस्तु यानी पुरानी वस्तु माना जाता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पूरा वस्तु मानी जाती थी। अब हम इसकी विशेषता के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो मोहर होती थी ये सेल खड़ी नाम के पत्थर से बनाई जाती थी और इसके ऊपर जानवरों के चित्र उकेरे जाते थे या बनाए जाते थे। इसके अलावा जो मोहरें होती थी इन पर एक लिपि के चिन्ह भी हमें मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ साइड में देख रहे हैं। ये हमारे सामने एक मोहर का चित्र है, हड़प्पाई मोहर। इसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं एक जानवर का चित्र। ठीक है, जो हमें ये बताता है कि मोहरों पे एक जानवर का चित्र होता था और ये ऊपर की साइड में जो हमें नज़र आ रहे हैं ये उस समय की लिपि के निशान है। तो हमें इससे ये पता चलता है जो हड़प्पाई मोहर थी उन मोहरों पर एक जानवरों का चित्र बना होता था या उत्कीर्ण किया जाता था। उसके साथ साथ यहाँ पर लिपि के चिन्ह भी बनाए जाते थे। ये तो था मुख्य स्रोत। इसके अलावा और भी स्रोत हैं जो बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं इतिहासकारों की नज़र में। इन्हें पूरा वस्तुओं के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे पूरा वस्तु। ठीक है, पूरा वस्तु मतलब होता है पुरानी वस्तुएं, यानी कि हड़प्पा काल की जो वस्तुएं हैं वो भी हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, जैसे आवास, मृत भांड, आभूषण, औजार, ये भी महत्वपूर्ण पूरा वस्तुएं हैं। इसके अलावा मोहरे, ये महत्वपूर्ण पूरा वस्तुएं, इन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्यों के नाम से भी जानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य यानी पुरातत्विदों को जो प्रूफ के रूप में मिले हैं उन्हें ही कहा जाता है पुरातात्विक साक्ष्य। तो ये सभी चीज़ें जो है ये पुरातात्विक साक्ष्य मानी जाती हैं, जो इतिहासकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत का काम करती हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसको एक और नाम से जाना जाता था और वो नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ हम देखेंगे। ठीक है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता था। अब ये संस्कृति कहाँ से आ गया? संस्कृति का अर्थ होता है, संस्कृति वो चीज़ या वो पुरानी वस्तुएं जो एक समूह में हमें मिलती हैं या इतिहासकारों को मिलती हैं और एक विशेष प्रकार की शैली की बनी होती हैं। ये एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र और कालखंड यानी एक ही समय से संबंध रखती हैं, तो उसे ही इतिहासकार संस्कृति का नाम दे देते हैं और इसीलिए इतिहासकारों ने इसे हड़प्पा संस्कृति का नाम भी दिया है। इसके लिए जो महत्वपूर्ण पूरा वस्तुएं हैं यहाँ हम देखेंगे और मोहरे, मनके, बाट, पत्थर और फलक। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमें जो चित्र नीचे नज़र आ रहा है ये जो है हमारे सामने ये है मनके मोतियों को कहा जाता था, ज्वेलरी के रूप में इनका खास उपयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं ये है बाट। यहाँ ये बाट है, इनका इस्तेमाल चीज़ों को तोलने के लिए किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहे हैं ये हैं फलक, जो कि पत्थर के बने होते थे। ये देखिए नज़र आ रहा है और इनका इस्तेमाल शायद जानवरों का शिकार करने के लिए किया जाता हो, क्योंकि ये कैसे हैं? नुकीले हैं, ज़मीन को खोदने के लिए इस तरह से इनका इस्तेमाल किया जाता होगा। अब हम देखते हैं इसका काल निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। ये जो हड़प्पा सभ्यता है इस सभ्यता को 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का माना गया है। यहाँ देखिए 2600 से 1900 ईसा पूर्व का माना गया है इस सभ्यता को, यानी कि आज से लगभग ये 4000 से 5000 साल के बीच की सभ्यता मानी जाती है।
इसके अलावा हम ये देखेंगे और ये जानेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता थी, ये इस सभ्यता से पहले और बाद में भी यहाँ पर कई सभ्यताएं मौजूद थी, लेकिन ये जो सभ्यताएं मौजूद थी यहाँ पर, ये हड़प्पा सभ्यता जितनी विकसित नहीं थी। इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को इसके पहले की और बाद की सभ्यताओं से अलग करने के लिए इसको विकसित हड़प्पा सभ्यता का या विकसित हड़प्पा संस्कृति का भी नाम दिया गया है, क्योंकि ये सभ्यता इन दोनों ही सभ्यताओं से सबसे अधिक विकसित मानी गई थी। हम यहाँ मैप पे एक नज़र डालेंगे और हड़प्पा के मुख्य स्थलों के बारे में देखेंगे कि कौन सा हड़प्पा का स्थल कहाँ मौजूद है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे भारत के अंदर, ये हमें भारत का बॉर्डर नज़र आ रहा है और यहाँ कश्मीर है, सबसे उत्तरी भाग, ऊपर का भाग। अब हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से स्थल मौजूद है। यहाँ हमें नज़र आ रहा है मांडा, यह हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है जो हड़प्पा के या भारत के सबसे उत्तरी क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे हमें नज़र आ रहा है झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और सिंध, ये प्रमुख नदियाँ हैं और इन्हीं के आसपास सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता मौजूद है। इसके अलावा हम भारत में जो इसके मुख्य स्थल हैं वो सबसे पहले हम यहाँ गुजरात में देखेंगे। ये रहा गुजरात। गुजरात में हम देखेंगे धोलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर और लोथल। ये जो है ये गुजरात के अंदर हड़प्पा के जो स्थल मिले हैं वो हैं। इसके अलावा यहाँ हमें राजस्थान में मिलता है कालीबंगन, हरियाणा में 2 क्षेत्र मिले हैं बनावली और राखीगढ़ी। अब जो प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा के, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चनहूटरो, ये आज के पाकिस्तान में मौजूद हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हड़प्पा सभ्यता थे उसके बारे में या जीवन निर्वाह के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं वो हमें देते हैं पूरा वनस्पतिज्ञ और पूरा प्राणी विज्ञानी। अब पूरा वनस्पतिज्ञ होते कौन हैं, यहाँ हम देखते हैं, यहाँ में नज़र आता है पूरा वनस्पतिज्ञ। पूरा वनस्पतिज्ञ वो व्यक्ति होते हैं जो वनस्पति प्राप्त होती है, जैसे अनाज, बीज, ये सारी चीज़ें जो प्राप्त होती है इनका जो अध्ययन करते हैं उन्हें पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। इसके अलावा पूरा प्राणी विज्ञानी किसे कहते हैं, जैसे हम यहाँ देखेंगे, यहाँ हमें नज़र आएगा लिखा हुआ पूरा प्राणी विज्ञानी या जीव पूरा तात्विद। पूरा प्राणी विज्ञानी उन्हें कहते हैं जो हड्डियाँ या जानवरों या किसी मनुष्य के जो अवशेष मिलते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं, उन्हें कहा जाता है पूरा प्राणी विज्ञानी या जीव पूरा तात्विद। तो यहाँ पर ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये दोनों ही हमें जानकारी देते हैं कि किस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसमें पहले हम देखेंगे जो हमें पूरा वनस्पतिक की जानकारी देते हैं वो हमें ये बताते हैं कि यहाँ से पेड़ पौधों से जो उत्पाद प्राप्त होते थे, इसके अलावा जानवर और मछली, इन सभी पर ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर करते थे, क्योंकि यहाँ से कुछ जले हुए अनाज के दाने और कुछ बीज इनकी खोज की गई है और इनका संबंध जो बताया गया वो आहार से बताया गया है कि इनका उपयोग आहार के लिए किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो अवशेष मिले हैं वो थे गेहूँ, जो दाल, सफ़ेद चना, तिल। यहाँ पे बाजरे के भी दाने मिलते हैं जो गुजरात से प्राप्त होते हैं। चावल के भी कुछ दाने मिलते हैं जो कि मात्रा में कम है लेकिन मिलते हैं। इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि यहाँ के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो कृषि के बारे में जानते थे। इसके अलावा हमें उनके जीवन निर्वाह के लिए ये भी पता चलता है कि वो जानवरों पर निर्भर करते थे, क्योंकि जानवरों की कुछ हड्डियाँ मिली हैं और उन जानवरों में कौन कौन से जानवर थे ये भी हम देखेंगे कि जिनकी हमें हड्डियाँ मिलती हैं उनमें मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, इनकी हड्डियाँ मिलती हैं।
और इसके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो पूरा प्राणी विज्ञानी और जीव पुरातत्वविद हैं जो इनके बारे में अध्ययन करते हैं। और जब इनकी हड्डियों का अध्ययन किया गया तो इन जीव पुरातत्वविदों को ये पता चला कि ये जितने भी जानवर थे, यानी मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस और सूअर, ये सभी जानवर पालतू थे। इनको पाला जाता था और इनसे जो उत्पाद प्राप्त होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था और उससे जीवन निर्वाह किया जाता था। इसके अलावा कुछ जंगली जानवरों के भी अवशेष मिलते हैं, जैसे कि बरहा, जंगली सूअर जिसे कहते हैं, हिरण, घड़ियाल, इनकी भी हड्डियां प्राप्त होती हैं। लेकिन इतिहासकारों को ये नहीं पता कि इन जंगली जानवरों का जो शिकार है वो हड़प्पा के जो व्यक्ति थे वो खुद करते थे या फिर जो आखेटक समुदाय थे, यानी शिकारी जो समुदाय थे, उनसे इनका मांस प्राप्त करते थे। इसके अलावा मछली और पक्षियों की भी हड्डियां मिलती हैं जिनके बारे में हमें पूरा प्राणी विज्ञानी जानकारी देते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इन्होंने कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में भी जानकारी हासिल कर ली थी, क्योंकि यहाँ से कुछ अनाज के दाने मिले हैं जो हमें कृषि के बारे में जानकारी देते हैं कि ये लोग कृषि से अवगत थे, कृषि के बारे में जानते थे और कृषि की विधियों के बारे में भी जानते थे कि किस तरह से कृषि होगी। क्योंकि यहाँ पर हमें जो मोहरें मिली हैं, मोहरों पर भी कुछ रेखांकन यानी रेखाएं मिली हैं और मृण मूर्तियाँ जो हैं वो भी इस ओर इशारा करती हैं। इन मृण मूर्तियों में एक प्रमुख मूर्ति है, ये जो हमारे सामने ये मौजूद है, ये एक वृषभ की मूर्ति है जो पकी हुई मिट्टी से बनी हुई है। ये जो मूर्ति है ये हमारे लिए एक प्रमुख स्रोत है, क्योंकि इस वृषभ को और इस वृषभ की जो तुलना है वो बैल से की गई है, जो हमें ये जानकारी देता है कि यहाँ के लोग बैलों से किस तरह से खेतों की जुताई होती थी उसके बारे में अवगत थे। यानी वृषभ के विषय की जानकारी के आधार पर यह पता चलता है कि ये लोग खेतों में जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किस प्रकार से होता है उसके बारे में भी जानते थे, क्योंकि चौलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो कि हरियाणा में है, यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप यानी हल के कुछ खिलौने मिले हैं। इसके अलावा कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, कालीबंगन, यहाँ से भी जुते हुए खेत के कुछ साक्ष्य मिलते हैं, जिसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग कृषि प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ चुके थे। ये जो खेत मिलते हैं कालीबंगन से, जो कि राजस्थान के एक क्षेत्र में है, ये जो खेत मिलते हैं ये खेत आपस में एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, जो हमें ये दर्शाता है कि यहाँ पर एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। इसके अलावा जो पुरातात्विक थे उन्होंने औजारों के बारे में भी जानकारी हासिल करने की बहुत कोशिश की और उन्हें कुछ साक्ष्य मिले, जैसे लकड़ी के लगे हुए हत्थे, पत्थर के फलक, इनका भी प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा धातु के औजार, इनका भी उपयोग किया जाता था या प्रयोग किया जाता था कृषि के लिए। इसके अलावा कुछ सिंचाई के भी साक्ष्य मिलते, क्योंकि हमने मैप में देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ क्षेत्र थे वो कैसे थे, अर्ध शुष्क क्षेत्र थे, यानी सूखे हुए क्षेत्र थे जहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है। अब जहाँ वर्षा कम मात्रा में होती है वहाँ कृषि कैसे की जाए, तो उसके लिए कृषि के लिए सिंचाई के साधनों की आवश्यकता पड़ती थी। अब अफ़गानिस्तान के शोरतुघई में हमें हड़प्पा स्थल से कुछ नहरों के साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि कहीं और से नहीं मिलते नहरों के साक्ष्य, यहीं से मिलते हैं। हो सकता है कि यह नहरें बाद में मिल गई हों, इसकी वजह से हमें उसके साक्ष्य ना मिलते हों, और ये भी हो सकता है कि इसके अलावा कई तरह की चीज़ें जैसे कुओं से प्राप्त पानी, इसके अलावा धोलावीरा जो कि गुजरात में मौजूद है, यहाँ से भी जलाशय मिलते हैं जिसका उपयोग भी शायद कृषि के लिए जल को संचय यानी इकट्ठा किया जाता होगा और इसका प्रयोग कृषि में किया जाता होगा सिंचाई के लिए। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो कृषि प्रौद्योगिकी में भी काफ़ी आगे बढ़ चुके थे, और यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य मिलते हैं और पुरातात्विदों को कुछ साक्ष्य मिलते हैं जो इस बारे में जानकारी देते हैं।
अब हम हड़प्पा सभ्यता के एक मुख्य क्षेत्र मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे। मोहनजोदड़ो एक सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल माना जाता है हड़प्पा क्षेत्रों के स्थलों में से। हालांकि जो सबसे पहले खोजा गया क्षेत्र था वो था हड़प्पा, लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो क्षेत्र माना जाता है वो माना जाता है मोहनजोदड़ो, क्योंकि ये एक शहरी केंद्र था और काफ़ी विकसित केंद्र था। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध स्थल जो है वो मोहनजोदड़ो है, जबकि पहला खोजा गया जो स्थल है वो हड़प्पा स्थल है। इसीलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जो खोजा गया क्षेत्र था वो हड़प्पा सभ्यता था। अब हम मोहनजोदड़ो की विशेषता पढ़ेंगे कि ये आखिर इतना प्रसिद्ध और इतना महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये जो हमें चित्र दिखाई दे रहा है इसमें हम देखेंगे ये हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ये नक्शा बना हुआ है मोहनजोदड़ो का, जिसमें हमें ये साफ साफ नज़र आता है कि ये 2 भागों में बटा हुआ था। एक आकार में तो छोटा है, लेकिन ये ऊंचाई पर बना था, इसे दुर्ग का नाम दिया गया। और दूसरा जो आकार में बड़ा है लेकिन नीचे बना हुआ था, इसे कहा गया निचला शहर, जो कि इस शहर या इस स्थल की एक विशेषता माना जाता है। और ये जो दुर्ग था, ये जो ऊंचाई पर बना था और इसे ऊंचा करने के लिए एक चबूतरे का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए कच्ची ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि इसके नीचे एक चबूतरा बना था जिसके लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग करके इसे ऊंचाई पर उठाया गया था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये जो 2 भागों में बटा था, इसमें जो नीचे था उसे तो निचला शहर कहा गया और जो ऊंचाई पर बना गया था उसे दुर्ग का नाम दिया गया था। अब इन दोनों की ही ये विशेषता थी कि इन दोनों को ही दीवार से घेरा गया था, जिससे हमें ये पता चलता है कि दुर्ग और जो निचला शहर था उसे अलग अलग किया गया था। यानी दुर्ग को भी चारों ओर से दीवार से घेरा गया था और जो निचला शहर था उसे भी चारों ओर से दीवार से घेरा गया था, ताकि इन्हें अलग अलग किया जा सके आसानी से। और इसकी आकृति देख के हमें ये पता चलता है इसमें जो भवन निर्माण कार्य था वो किस तरह से किया गया था। इसमें जो भवन निर्माण कार्य था, इसमें चबूतरे पर एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित और सीमित क्षेत्र तक इसका निर्माण किया गया था और बस्ती का जो नियोजन था वो इसमें किया गया था। यानी कि बस्ती का नियोजन बाद में किया गया था, पहले इसे चबूतरे पर तैयार कर लिया गया था। इसके लिए जो ईंटें बनाई गई थी उन्हें धूप में सुखाकर या भट्टी में पकाकर बनाई गई थी, ऐसा माना गया है। और इन ईंटों की ये विशेषता थी कि ये ईंटें लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई में क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। और लगभग हड़प्पा के सभी स्थलों और सभी बस्तियों में इसी प्रकार की ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो की एक और विशेषता थी और वो था नालों का निर्माण। नालों का निर्माण यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से किया गया था, जो यहाँ की जल निकास प्रणाली के बारे में हमें जानकारी देता है। हड़प्पा सभ्यता की ये एक अनोखी विशेषता थी, जल निकास प्रणाली। अब यदि हम इसके मैप को ध्यान से देखेंगे, जो पहले था इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि इसकी जो सड़कें थी वो ग्रिड पद्धति में बनी हुई थी। यानी जब हम निचले शहर को ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसकी जो सड़कें और गलियां बनाई गई थी वो एक ग्रिड पद्धति में बनाई गई थी। ग्रिड पद्धति अब होती क्या है? ग्रिड पद्धति उस पद्धति को कहते हैं जहाँ पर गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। इसके अंदर पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उसके अगल बगल में आवास का निर्माण किया गया था। यानी कि पहले नालियों को और गलियों को निर्मित किया गया था, फिर उसके बाद में यहाँ एक लाइन से आवासों का निर्माण किया गया था, जो इसके सुनियोजित ढंग से बने होने का तरीका था। इसके अलावा घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ने के लिए ये सारी चीज़ें की गई थी।
और प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार की गली जो होती थी इस नाली से जुड़ी हुई या सटी हुई हुआ करती थी, ताकि यहाँ से जल की जो निकासी है वो सीधे ही नालियों में हो सके और ये नालियाँ एक बड़े से नाले में जाकर गिर जाती थी, जो यहाँ की जल निकास प्रणाली थी और ये बहुत ही अनोखी प्रणाली मानी गई है उस समय की। हम मोहनजोदड़ो के एक गृह स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे कि यहाँ पे घरों का निर्माण किस तरह से किया जाता था। यहाँ हमें चित्र दिखाई देता है, ये घरों के निर्माण दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पे घरों का निर्माण किया जाता था। यहाँ हमें आंगन दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ हमें एक प्रवेश द्वार दिखाई दे रहा है, जिससे हमें पता चलता है इस प्रवेश द्वार के माध्यम से कि ये एक कमरे में खुल रहा है, ठीक है। सीधा इसका अवलोकन आंगन से नहीं हो रहा। यहाँ पे और कोई भी हमें खिड़की नज़र नहीं आ रही है जो हमें एकांतता के बारे में बताए। अब हम इसमें देखेंगे कि गृह स्थापत्य किस प्रकार का था और किस प्रकार से इसका निर्माण किया जाता था। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो के जितने भी आवास थे या भवन थे, उनकी एक विशेषता थी कि वो आंगन पर केंद्रित थे। फिर उसके बाद चारों ओर इनमें कमरे बने होते थे और आंगन का इस्तेमाल शायद खाना पकाने या कटाई करने के लिए किया जाता था। इसके अलावा गर्मी और शुष्क मौसम में, यानी गर्म और सूखे मौसम में खास तौर से इस आंगन का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ एक रोचक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि यहाँ के जो लोग थे वो एकांतता को महत्वता देते थे, क्योंकि जो भूमि तल है, जैसा कि हमें इस चित्र में दिखाई देता है, यहाँ पे हमें किसी भी खिड़की के साक्ष्य नज़र नहीं आते। यहाँ पे कोई भी खिड़की नहीं थी जो हमें उनकी एकांतता के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा है, भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियाँ नहीं हैं। इसके अतिरिक्त जो मुख्य द्वार था, जैसे हमने अभी इसमें देखा था, जो मुख्य द्वार था यहाँ, ये सीधा एक कमरे में खुल रहा है। मुख्य द्वार जो है एक कमरे में खुल रहा था, ना कि इसका सीधा अवलोकन आंगन में होता था, जो हमें ये बताता है कि यहाँ के लोग एकांतता को पसंद करते थे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि यहाँ पे फर्श भी बने होते थे, घरों के अंदर फर्शों का निर्माण होता था। इसके अलावा यहाँ पे स्नानघर भी होता था, यानी हर घर के अंदर एक स्नानघर अवश्य होता था और उस स्नानघर की जो नाली होती थी वो दीवार से सटी हुई होती थी और वो दीवार जो होती थी वो नालियों से जुड़ी हुई होती थी, ताकि उस स्नानघर का पानी सीधा नाली में जाए और वो नालियाँ बड़े से नाले से जुड़ी होती थी और इस तरह से जो पानी था वो सीधा बड़े नाले में जाकर गिरता था। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ ऐसे आवास भी मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के लोग दूसरे तल पर जाने के लिए, यानी दूसरी मंजिल, दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि यहाँ पे कुछ सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं जो हमें ये बताते हैं कि कुछ घर 2 मंजिले भी बने होते थे, यानी 2 तल वाले भी बने होते थे। इसके अलावा हमें ये पता चलता है कि हर एक आवास के अंदर कुआं होता था, क्योंकि यहाँ पर लगभग 700, यानी केवल मोहनजोदड़ो के अंदर ही 700 से भी अधिक कुएं मिले हैं, जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ पर लगभग हर घर के अंदर कुएं का निर्माण किया जाता था। अब ये कुएं का निर्माण क्यों किया जाता था? ताकि जो राहगीर हैं वो उसका इस्तेमाल कर सके। विद्वानों का ऐसा मानना है कि, और ये जो कुआं होता था वो उस कमरे में होता था जहाँ पर मुख्य द्वार खुलता था। इसके बाद हम जो दूसरा क्षेत्र है मोहनजोदड़ो का दुर्ग, उसके बारे में जानेंगे। उसकी कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे दुर्ग की। हमें यहाँ से कुछ संरचनाएं प्राप्त होती हैं। दुर्ग से पुरातत्वविदों को कुछ संरचनाएं प्राप्त हुई हैं, जैसे कि माल गोदाम, विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल स्नानागार या विशाल स्नानागार, ऐसे कुछ संरचनाएं मिली हैं जिनके केवल निचले हिस्से आज बचे हुए हैं। यानी जो माल गोदाम मिला है उसके केवल निचले हिस्से बचे हुए, ऊपरी हिस्सा नहीं बचा हुआ, जो शायद लकड़ी से बना हुआ था इसलिए वो नष्ट हो गया है। इसके अलावा विशाल स्नानागार भी मिले हैं। अब हम विशाल स्नानागार की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। ये जो विशाल स्नानागार होते थे ये
आंगन में बना एक आयताकार जलाशय था जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा होता था। जलाशय के तल तक यानी नीचे सतह तक जाने के लिए इसके दो भागों में, उत्तरी और दक्षिणी, चारों भागों में नहीं, सिर्फ दो भागों में सीढ़ियां बनी होती थी जिनके माध्यम से इसके तल तक जाया जा सकता था। और इस जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम यानी कि ईंटों और जिप्सम इन दोनों का ही प्रयोग किया जाता था। इन दोनों के गारे का प्रयोग करके इसे जलबद्ध किया जाता था ताकि इसमें से जल का रिसाव ना हो। और इसके तीनों तरफ यानी ये जो जलाशय होता था, ये जो जलाशय था, इसके तीनों तरफ, यहाँ लिखा हुआ है, तीनों तरफ कक्ष बने थे यानी कमरे बने हुए थे, जिनमें से एक बड़ा कुआं होता था यानी कि एक कक्ष के अंदर एक बड़ा कुआं होता था जिसके अंदर पानी भरा होता था। और इस जलाशय का जो पानी था वो सीधा एक नाले में बह जाता था, यानी जब पानी को निकालना होता था तो वो उसका जो कनेक्शन था वो एक बड़े नाले से किया गया था ताकि सीधा इस पानी को बड़े नाले में निकाला जा सके। इसके अलावा ये जो बड़ा या विशाल स्नानागार मिला है, इसके अलावा और भी संरचनाएं मिली हैं। इसके उत्तर में यानी ये जो विशाल स्नानागार था, इसके उत्तर में एक गली में दूसरी ओर एक छोटी संरचना भी मिली है जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार थे। हर स्नानघर में एक नाली थी और ये गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में जाकर मिल जाते थे। ये इसके अनोखेपन के बारे में हमें दर्शाता है कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता होगा, या इस तरह की जो संरचनाएं हैं और कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। और शायद इतिहासकारों का ये कहना है कि शायद इन विशाल स्नानागारों का जो उपयोग था वो अनुष्ठान संबंधी जो स्नान होते थे उसके लिए इन विशाल स्नानागारों का प्रयोग किया जाता होगा। इस पॉइंट में हम सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन करेंगे कि किस तरह से हड़प्पा सभ्यता के अंदर सामाजिक भिन्नताएं मौजूद थीं। जब भी इतिहासकार या पुरातत्वविद किसी भी संस्कृति के बारे में यह जानने की कोशिश करते हैं क्या उस समाज के अंदर भिन्नताएं मौजूद थी, तो उसके लिए वो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह के स्रोत और वस्तुएं मौजूद थीं। तो उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ यानी कि किसी भी समाज की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताएं जो थी उसको जानने के लिए इतिहासकार कई विधियों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं में से एक विधि है शवाधानों का अध्ययन। इतिहासकार इस समय पहले से मौजूद एक और सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी, हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता एक और थी जिसे हम मेसोपोटामिया सभ्यता के नाम से जानते हैं, जिसे हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। तो उसी का एक क्षेत्र था मिस्र। मिस्र के अंदर बड़ी मात्रा में विशाल पिरामिड मिले हैं। इन पिरामिडों की सहायता से इतिहासकारों ने हड़प्पा सभ्यता की जो कब्रें थी उनका अध्ययन किया, क्योंकि ये जो विशाल पिरामिड थे ये राजकीय शवाधान होते थे और इनके अंदर बड़ी मात्रा में धन संपत्ति को दफनाया जाता था। जब हड़प्पा स्थलों की खोज की गई और वहाँ से कई प्रकार के शवाधान मिले तो उन्होंने यानी कि पुरातत्वविदों ने इसका अध्ययन किया, तो ये जाना कि किस तरह से यहाँ भी जो कब्र थी या शवाधान थी उनमें भिन्नताएं मौजूद थी। सबसे पहले तो उनके बनावट में ही भिन्नताएं थी, क्योंकि कुछ शवाधान ऐसे थे जिसके अंदर यानी जो वो गड्ढे होते थे, गर्त होते, क्योंकि शवाधान क्या होते हैं, शवाधान एक प्रकार के गर्त होते हैं जिसके अंदर मृतकों के शरीर को दफनाया जाता था। तो जब उन्होंने इन गर्तों या शवाधानों का अध्ययन किया तो उन्होंने ये जाना कि शवाधान जो थे उनकी जो बनावट थी वो एक जैसी नहीं थी, उनमें क्या मौजूद थी, भिन्नताएं मौजूद थी या भिन्नताएं होती थी। कुछ जो शवाधान थे उनकी जो सतह होती थी उन पर ईंटों की चिनाई की गई थी, हालांकि सभी शवाधानों में इस तरह की चिनाई नहीं की गई थी, केवल कुछ ही शवाधान ऐसे थे जिनके अंदर इस तरह की गई थी। कुछ शवाधानों के अंदर या कब्रों के अंदर तो मृत भांड और आभूषण भी मिले हैं इतिहासकारों को, जो कि
हड़प्पा सभ्यता के अंदर मौजूद आर्थिक और सामाजिक भिन्नताओं को दर्शाते हैं। यहाँ पर महिलाएं और पुरुष दोनों के ही शवाधान मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के या केवल पुरुष के शवाधान मिलते हैं, दोनों के ही शवाधान मिलते हैं और दोनों के ही शवाधानों के अंदर आभूषण मिले हैं, ना केवल महिलाओं के में और ना केवल पुरुष के में, यानी दोनों ही, महिलाएं हो या पुरुष हो, दोनों में ही शवाधान मिलते हैं। यहाँ पर इतिहासकारों की ये मान्यता है कि शायद यहाँ के जो लोग थे उनका ये मानना था कि जिसकी मृत्यु हुई है वो शायद मरने के बाद इन चीज़ों का उपयोग करता होगा, इसीलिए इस तरह की प्रक्रियाएं की जाती थी कि उनके साथ बहुमूल्य चीज़ों को दफनाया जाता था। बहुमूल्य ही नहीं, जो साधारण चीज़ें होती थी उनको भी इन गर्तों में दफनाया जाता था और इनके आधार पर ही हमें सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का पता चलता है। क्योंकि कुछ कब्र ऐसी थी जब 1980 के दशक में हड़प्पा के एक क्षेत्र में कब्रिस्तान का उत्खनन यानी खुदाई की गई। यहाँ हम देखेंगे 1980 के दशक के मध्य यानी 1980 के दशक के बीच में जहाँ हड़प्पा के कुछ क्षेत्रों के कब्रिस्तानों में उत्खनन यानी खुदाई की गई, तो वहाँ पर इतिहासकारों, पुरातत्वविदों को पुरुष की एक खोपड़ी मिली और उस खोपड़ी के पास शंख के 3 छल्ले और जैस्पर, उसके मनके, इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में छोटे मनके मिले हैं और उनसे बना हुआ एक आभूषण मिला है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जो मृतक दफनाए गए थे उनके साथ तांबे के दर्पण को भी दफनाया गया था। तो इस आधार पर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर मृतकों के साथ केवल बहुमूल्य ही वस्तुएं नहीं दफनाई जाती थी, बल्कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें थी उनको भी उनके साथ दफना दिया जाता था। जैसे कि यहाँ पर अब हम एक चित्र देख रहे हैं, ये एक दर्पण का चित्र है जो हमें एक कब्र से मिला था। इसके अलावा हम नीचे एक और चित्र देख रहे हैं, ये एक पात्र है यानी एक बर्तन है जो कि फ्योंस का बना है। ये एक बहुमूल्य पदार्थ था फ्योंस जो था, क्योंकि इसे बनाने में बहुत अधिक समय लगता था, तो इसलिए ये एक खर्चीला पदार्थ था, तो ये एक बहुमूल्य पदार्थ था। तो हमें इनसे पता चलता है कि केवल बहुमूल्य वस्तुओं को ही कब्रों में नहीं दफनाया गया था। और ये जो पदार्थ था, पात्र था फ्योंस से बना हुआ, ये बहुत ही महंगा पात्र था और शायद इसका इस्तेमाल अपनी विलासिता यानी अपनी इच्छाओं को, जैसे लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती हैं उस तरह से विलासिता की चीज़ें, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। यहाँ तो हमने ये देखा कि किस तरह से शवाधानों का इस्तेमाल करके पुरातत्वविदों ने सामाजिक भिन्नताओं को जानने की कोशिश की। इसके अलावा हम एक और चीज़ देखेंगे, विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं के आधार पर भी हमें देखेंगे कि किस तरह से समाज के अंदर भिन्नताएं मौजूद थीं। ये भी एक तरीका है समाज में आर्थिक और सामाजिक भिन्नताओं को देखने का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी विलासिता को तभी बढ़ाता है जब उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो और वह तभी महंगी महंगी चीज़ों का इस्तेमाल करता है। और इसीलिए अब इतिहासकार जो है या पुरातत्वविद जो थे, उन्होंने उपयोगी और विलासिता की जो वस्तुएं थी उन्हें अलग अलग करना शुरू कर दिया कि कौन सी वस्तुएं उपयोगी होती हैं और कौन सी विलासिता की वस्तुएं होती है, उनको अलग अलग करना शुरू कर दिया। यानी कि जो रोज़मर्रा की चीज़ें उपयोग में लाई जाती हैं उनको, और जो साधारण पदार्थ से बनी होती थी उनको अब उन्होंने अलग करना शुरू कर दिया कि कौन सी साधारण पदार्थों से बनी थी और कौन से बहुमूल्य या महंगे पदार्थों से बनी थी। और इसी के अंदर उन्हें एक पदार्थ नज़र आता है और वो पदार्थ है फ्योंस। फ्योंस एक प्रकार का ऐसा पदार्थ था जो घिसी हुई रेत और बालू और रंग, इसके अलावा एक चिपचिपे पदार्थ का मिश्रण होता था जिसे पकाकर फ्योंस के रूप में परिवर्तित किया जाता था और इससे छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे और जिन्हें बनाना काफ़ी कठिन था। तो इसके आधार पर यह पता चलता है कि ये लोग अब विलासिता की वस्तुओं का भी इस्तेमाल करने लगे थे, जो इनकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। हालांकि इस तरह के पदार्थ हर क्षेत्र से नहीं मिलते, तो हमें ये पता चलता है कि समाज के अंदर आर्थिक भिन्नताएं मौजूद थी, क्योंकि अगर आर्थिक भिन्नताएं मौजूद नहीं होती तो सभी जगहों से इस तरह के पदार्थ मिलते, लेकिन सभी जगहों से इस तरह के पदार्थ नहीं मिले हैं। अब हम यहाँ देखेंगे शिल्प उत्पादन
किस प्रकार से होता था, या शिल्प उत्पादन के बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरह से हड़प्पा क्षेत्रों के अंदर शिल्प उत्पादन किया जाता था और कौन से क्षेत्रों से हमें शिल्प उत्पादन के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे प्रमुख जो स्थल है हड़प्पा का वो है चनहूदड़ो। चनहूदड़ो हालांकि ये मोहनजोदड़ो से क्षेत्रफल में काफ़ी छोटा था, लेकिन पूरी तरह से ये शिल्प उत्पादन के कार्य में संलग्न था। इसमें जो शिल्प कार्य किए जाते थे उसमें था मनके बनाना, शंखों की कटाई, धातु क्रम, मोहर निर्माण और बाट बनाना। ये सारी चीज़ें शिल्प उत्पादन कार्य में आती थी और इस तरह के काम चनहूदड़ो में किए जाते थे। अब ये जो मनके थे ये किस प्रकार से बनाए जाते थे वो हम देखेंगे और किस प्रकार के धातुओं का इस्तेमाल इसमें किया जाता था और कौन कौन सा पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहले हम कार्नेलियन देखेंगे कि इसके अंदर कार्नेलियन जो कि सुंदर लाल रंग का होता था उसका इस्तेमाल किया जाता था मनके बनाने में। इसके अलावा जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज तथा सेलखड़ी इस तरह के पत्थरों का भी इस्तेमाल किया जाता था मनके यानी मोती बनाने में। इसके अलावा कुछ धातुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था जैसे तांबा, कांसा, सोने की धातुएं, इस तरह से इनका भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा शंख, फ्योंस जिसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पक्की मिट्टी, इन सभी का उपयोग किया जाता था मनके बनाने में। यहाँ हम नीचे एक फिगर देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, ये है मनकों से बनी हुई एक माला। इसके अलावा इसके बराबर में जो हमें ये नज़र आता है, ये हमें नज़र आ रहा है एक औजार जो हमें हड़प्पा के कुछ स्थलों से मिले हैं। अब हम ये देखेंगे कि मनकों की आकृतियाँ किस तरह की होती थी, इनके डिज़ाइनिंग किस तरह से किए जाते थे। कुछ जो मनके होते थे वो 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़ के, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कुछ मनकों को 2 या उससे अधिक पत्थरों को आपस में जोड़कर बनाए जाते थे। कुछ सोने के टॉप वाले पत्थर के होते थे और कई आकार के होते थे जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार या ढोलकाकार। इन चारों आकृतियों के ये मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा खंडित आकार के भी होते थे। खंडित यानी कि जैसे अलग अलग आकार के टूट जाते हैं, जैसे टूटने की आकृति बन जाती है अलग से, इस तरह के भी खंडित आकार के मनके बनाए जाते थे। और इसके साथ ही हम देखेंगे कुछ मनके जो होते थे वो उत्कीर्ण यानी उन पर डिज़ाइनिंग की जाती थी, चित्रकारी की जाती थी। ठीक है, इनको इस माध्यम से सजाया जाता था। अब आगे हम देखेंगे कि मनके बनाने की तकनीक किस प्रकार की थी और किस तरह से इन मनकों को बनाया जाता था। ये तो देख लिया कि इनकी आकृतियाँ किस तरह की होती थी और कौन से पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता था मनके बनाने में। अब हम देखेंगे कि आखिर इनको बनाने की जो प्रक्रिया थी वो कैसी थी। अब मनके बनाने की जो प्रक्रिया थी वो धातु के अनुसार अलग अलग होती थी। जिस तरह की धातु या जिस तरह के पदार्थ होते थे उस तरह से ही इनके बनाने की प्रक्रिया भी अलग हो जाती थी या भिन्न हो जाती थी। जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर यहाँ पर कि जो सेलखड़ी था, यहाँ देखेंगे सेलखड़ी जो एक मुलायम पत्थर था जो आसानी से जिसका आकार बन जाता था और जिस पर आसानी से काम किया जा सकता था। कुछ मनके जो होते थे वो चून के लेप से के साँचे में डालकर उनको तैयार कर लिया जाता था, और जबकि कुछ को ठोस पत्थरों से बनाने वाले ज्योमितीय आकारों के विपरीत कई विधि आकारों के मनके भी इसमें बनाए जाते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके अब देखेंगे कि हम वो कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल होता था, लेकिन आज तक इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाई है। देखेंगे कि जो कार्नेलियन था जो लाल पीले रंग का होता था, ये कच्चा माल होता था और इससे विभिन्न प्रकार के मनके बनाए जाते थे, और इससे जो मनके बनाए जाते थे उसके लिए आग का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि आग में पकाकर इसके जो इस तरह के रंग होते थे लाल और पीले वो प्राप्त किए जाते थे। फिर उसके बाद इसको अलग अलग आकार में परिवर्तित किया जाता था, इसे तोड़ा जाता था, परिष्कृत किया जाता था, इसे पॉलिश की जाती थी, उसके बाद इसको मनकों का रूप दिया जाता था। इसके अलावा यहाँ में या पुरातत्वविदों को कुछ ऐसे उपकरण मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि इन उपकरणों का जो इस्तेमाल था वो इन मनकों के अंदर छेद करने के लिए किया जाता था, जो कि हमें लोथल, चनहूदड़ो
और धोलावीरा इन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। यानी अगर हमसे मैप में पूछा जाए कि किन क्षेत्रों से इस तरह के उपकरण मिले हैं जहाँ से जिनका उपयोग मनकों में छेद करने के लिए किया जाता था, तो वो हमें मिले हैं इन क्षेत्रों से, चनहूदड़ो, लोथल और धोलावीरा से मिले हैं। इसके साथ ही अगर हम आगे चलें और हम मैप को देखें तो उसमें जब हम नागेश्वर और बालाकोट इन दोनों क्षेत्रों को देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये दोनों ही क्षेत्र समुद्र तट के आसपास मौजूद हैं और यहाँ पर शंख से बनी हुई जो चीज़ें होती थी वो बड़ी मात्रा में मिली हैं, जैसे चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चिकारियाँ, ये सारी वस्तुएं नागेश्वर और बालाकोट से हमें प्राप्त होती हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों क्षेत्र यानी कि नागेश्वर और बालाकोट जो थे वो भी इस तरह के वस्तुओं के निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे और इन्हीं बस्तियों से माल को आगे दूसरी बस्तियों तक पहुंचाया जाता था। चनहूदड़ो और लोथल से जो माल तैयार किया जाता था उसे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े जो शहरी केंद्र थे वहां तक पहुंचाया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे कि हम उत्पादन केंद्रों की पहचान कैसे करते हैं, कि आखिर कि हमें कैसे पता चलता है या पुरातत्विदों को कैसे पता चलता है कि किन क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा था इन चीज़ों का। तो सबसे पहले जो इतिहासकार हैं या पुरातात्विद हैं वो ये देखने का प्रयास करते हैं, वो उन क्षेत्रों में उन चीज़ों को ढूंढते हैं जो निर्मित की गई थी, जैसे कि प्रस्तर पिंड, पूरे शंख, तांबा, अयस्क, कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं या छोड़ी गई या त्यागी हुई वस्तुएं। इसके अलावा कूड़ा करकट, इनका भी अध्ययन किया जाता है और इनका अध्ययन करने के बाद पुरातत्विदों को ये पता चलता है कि इस जगह पर इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता होगा और इस तरह से यहाँ पर चीज़ों को नए नए तरीके से बनाया जाता होगा। यहाँ अब हम देखेंगे कि किस तरह से माल की प्राप्ति की जाती थी और किस तरह से माल प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियों को अपनाया जाता था हड़प्पा के अंदर। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन से माल जो थे वो आसानी से हड़प्पा सभ्यता के अंदर मौजूद थे और कौन से माल ऐसे थे जो उसे सुदूर देशों या अन्य देशों से मंगवाने पड़ते थे। जैसे कि उनमें सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पर कि जो मिट्टी थी, मिट्टी यहाँ पर आसानी से मौजूद थी। इसके अलावा पत्थर, लकड़ी, धातु, जलोढ़ मैदान से इनको मंगानी पड़ती थी बाहर के क्षेत्रों से। इसके लिए वो बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे और ये हमें बैलगाड़ियों के कुछ साक्ष्य या प्रतिरूप मिले हैं या छोटे खिलौने मिले हैं, जिसके आधार पर हमें ये पता चलता है कि ये लोग स्थल मार्ग या परिवहन का इस्तेमाल करते थे, यानी रोड साइड जो होता था उसका इस्तेमाल करते थे और उसके माध्यम से ये लोग माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे और इसके लिए ये विभिन्न नीतियों को अपनाते थे। इसके अलावा सिंधु और इसकी जो उपनदियाँ थी इनका भी इस्तेमाल किया जाता था नदी मार्गों के रूप में, यानी कि नदी मार्गों का भी इस्तेमाल किया जाता था माल को प्राप्त करने के लिए जो नीतियाँ बनाई जाती थी उसके लिए। इसके अलावा जो हड़प्पा वासी थे वो शिल्प उत्पादन के लिए जो माल को प्राप्त करते थे उसके लिए वो कई तरीके अपनाते थे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि माल आखिर कौन सा माल वो कहाँ से प्राप्त करते थे। इसमें देखेंगे जो नागेश्वर और बालाकोट है यहाँ पर आसानी से शंख मौजूद थे, यानी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में नागेश्वर और बालाकोट, क्योंकि ये समुद्र के किनारे पर स्थित थी दोनों ही बस्तियाँ, तो यहाँ पर आसानी से शंख मौजूद थे। तो यहाँ से उपमहाद्वीप के अंदर शंख की प्राप्ति की जाती थी। इसके साथ ही हम देखेंगे अफ़गानिस्तान के शोरतुगई। यहाँ अफ़गानिस्तान के शोरतुगई क्षेत्र के अंदर नीले रंग के लाजवंत जो मणि थे वो आसानी से मौजूद थे और यहीं से अफ़गानिस्तान के शोरतुगई से नीले रंग के पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था या इसको मंगाया जाता था। इसके बाद हम देखेंगे लोथल। लोथल जहाँ से कार्निलियन आसानी से मिल जाता था। इसके अलावा सेलखड़ी जो थी वो आसानी से राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र और उत्तरी गुजरात से मिल जाता था। इसके अलावा धातुएं राजस्थान के कुछ क्षेत्रों से मंगाई जाती थी, यानी कि राजस्थान के क्षेत्र का इस्तेमाल करके माल की जो आवाजाही है वो की जाती थी।
और ये कच्चा माल प्राप्त करने के लिए कई नीतियाँ अपनाई जाती थी हड़प्पा वासियों के द्वारा। जैसे राजस्थान के खेतड़ी अंचल से इसके रास्ते से तांबे का उपयोग किया जाता था, यानी कि तांबे के लिए खेतड़ी अंचल का इस्तेमाल किया जाता था, और दक्षिण भारत को सोने के लिए, और यहाँ से सोना और तांबा मंगाने के लिए कई अभियान भेजे जाते थे। और इसीलिए यहाँ के जो राजस्थान और दक्षिणी भारत के लोग थे, उनके साथ हड़प्पा वासियों के जो संबंध थे वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इन्हीं क्षेत्रों से हड़प्पा की कुछ पूरा वस्तुएं मिलती हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे उनके साथ हड़प्पा वासियों के जो संपर्क थे वो काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा जो खेतड़ी अंचल का क्षेत्र है, खेतड़ी अंचल के क्षेत्र से कुछ साक्ष्य मिले हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, और उन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस क्षेत्र को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया है। यहाँ पे ये एक चीज़ और हमारे सामने आती है कि यहाँ से जितने भी साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जो पुरातात्विद है उन्होंने खेतड़ी क्षेत्र को ही गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया है, क्योंकि इस क्षेत्र से जो मृदभांड मिले हैं वो हड़प्पाई जो मृदभांड है उनसे काफ़ी भिन्न है। तो इसीलिए जो पुरातात्विद है इन्होंने यहाँ से जो भी संस्कृति या जो भी अवशेष मिले हैं उनके आधार पर ही इसे एक नई संस्कृति का नाम दिया, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। इसके अलावा यहाँ पर मृदभांड तो मिले ही हैं जो हड़प्पा से के मृदभांडों से भिन्न है। इसके अलावा यहाँ से कुछ तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं जो बहुत ही असाधारण संपत्ति मानी गई है यहाँ की। इसके अलावा कुछ ऐसे संकेत भी मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि यहाँ के जो निवासी थे उनका हड़प्पा सभ्यता के निवासियों के साथ बहुत अच्छा संबंध था, और यहाँ के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भी भेजा करते थे। और यहाँ हम देखेंगे कुछ बर्तन यहाँ पे मौजूद हैं जो हमें चित्र में दिखाए गए हैं। ये तांबे और कांसे के बने हुए बर्तन हैं जो हमें वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हमने देखा कि जो उपमहाद्वीप के क्षेत्र थे उनके साथ किस तरह से संपर्क रखे गए थे और किस तरह से नीतियाँ बनाई गई थी वहाँ से माल प्राप्त करने के लिए। इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि सुदूर देशों के साथ किस तरह के संपर्क बनाए गए थे। सबसे पहले तो हम यहाँ मैप पे नज़र डालेंगे। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे क्षेत्र जो हमें रेड मार्क से दिखाए गए हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका संबंध हड़प्पा के साथ था। ये मेसोपोटामिया, उरुक, दिलमुन, मगान, अल्डिन डेपे, टुरान, शहर सोख्ता, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो जिनका संपर्क हड़प्पा के साथ माना जाता है। यहाँ हम नीचे देखेंगे, ये हमें एक मर्तबान मिला है जो कि ओमान क्षेत्र में मिला है, और ये हड़प्पा का एक मर्तबान है। हड़प्पा की एक विशेष पूरा वस्तुओं में से हमें मिलता है ये जो है। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ के क्षेत्रों के साथ संपर्क स्थापित किया गया था हड़प्पा वासियों का। सबसे पहले हम तांबे के बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जो तांबा था ये अरब क्षेत्र यानी कि अरब जो प्रायद्वीप था इसके दक्षिण पश्चिमी छोर पर स्थित था ओमान। यहाँ से भी इसका इस्तेमाल किया जाता था, इसको मंगा के इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे रासायनिक विश्लेषण थे जो हमें ये दिखाते थे कि यहाँ पर जो तांबा था और जो हड़प्पाई क्षेत्र का जो तांबा था उसमें कुछ समानताएं थी। जैसे ओमानी तांबा और जो हड़प्पाई पूरा वस्तुओं में मिला तांबा है, दोनों ही तांबों के अंदर कुछ हमें निकेल के अंश मिलते हैं। यानी ओमान से जो तांबा आता था या ओमान में जो बर्तन मिले हैं तांबा मिला है उसके अंदर, और जो हड़प्पाई पूरा वस्तुएं थी उनके अंदर भी कुछ निकेल के अंश मिले हैं, जो कहीं ना कहीं हमें ये दर्शाते हैं कि इनके बीच में कोई संबंध था। इसके अलावा यहाँ हम देखेंगे ये बर्तन, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। ये जो बर्तन है इससे भी हमें इस बर्तन यानी मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी सी परत चढ़ाई गई थी, जैसे कि हम ये देख रहे हैं ये काले रंग का बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक परत से चढ़ी हुई है। ये परत क्यों चढ़ाई जाती थी? ये परत इसलिए चढ़ाई जाती थी ताकि इसके अंदर कोई तरल पदार्थ रखा जाए तो उसका रिसाव ना हो, यानी कि वो बाहर ना निकले, इसलिए इस तरह की काली परत चढ़ाई जाती थी। हालांकि इतिहासकारों या पुरातत्वविदों को ये नहीं पता कि
इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता था या किस पदार्थ को रखने के लिए किया जाता था, लेकिन इसके ऊपर जो ये तरल काली परत चढ़ाई गई है उससे ये पता चलता है कि शायद इसका इस्तेमाल तरल पदार्थों के लिए किया जाता होगा। इसके कोई साक्ष्य नहीं मिलते, लेकिन फिर भी काली परत से ये अंदाज़ा लगाया गया है। ये जो मृत बांध है ये कहाँ से मिला, जैसे कि हमने बताया भी ओमान से मिला, लेकिन है कहाँ का, ये हड़प्पा का, जिससे हमें दोनों क्षेत्रों के बीच के संपर्क का पता चलता है। यहाँ पर वस्तुओं और चीज़ों का विनिमय या आदान प्रदान किया जाता था। विनिमय का मतलब होता है वस्तुओं का वस्तुओं से बदलाव, यानी एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ओमान क्षेत्र के साथ विनिमय किया जाता था, जो शायद तांबे से था, यानी तांबे से विनिमय किया जाता था चीज़ों का। और यहाँ हम एक चीज़ और देखते हैं कि ओमान आखिर स्थित कहाँ था। जैसे कि हमने बताया कि एक छोर पर स्थित था ये अरब के, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मैप में देखेंगे कि यहाँ जो हमें मगान दिख रहा है, ये मगान शायद ओमान जो था वो यहीं पर मौजूद था, यानी मगान को ही संभवतः ओमान कहा जाता था। अब यहाँ हम आगे देखेंगे कि जैसे कि हम यहाँ देखते हैं कि 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मेसोपोटामिया के लेख मिले हैं उसके अंदर मगान, हमें क्या शब्द मिलता है, मगान मिलता है। मेसोपोटामिया के लेखों में हमें मगान शब्द मिलता है, जो शायद ओमान के लिए ही प्रयुक्त किया जाता था, क्योंकि हड़प्पा के क्षेत्र में ओमान था और यहाँ पर मगान है। तो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने ये अंदाज़ा लगाया कि ओमान और मगान शायद एक ही क्षेत्र थे। और मेसोपोटामिया से या मेसोपोटामिया के कुछ स्थलों से जो तांबे के अंदर निकिल के अंश मिले हैं वो हमें सुदूर संपर्कों या सुदूर देशों के साथ संपर्कों के संकेत देते हैं, जिसके अंदर पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे तथा मनके शामिल हैं। इनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सुदूर देशों के साथ संपर्क किए जाते थे। यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं मेसोपोटामिया के लेखों में। मेसोपोटामिया के लेखों में हमें किस तरह से इनके संपर्क का पता चलता है। मेसोपोटामिया के लेखों में दिलमुन, जिसे हम बहरीन द्वीप के नाम से जानते हैं, मगान तथा मेलुहा, इनके साथ या इनके हमें कुछ शब्द मिलते हैं जो हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किए जाते थे, या इनसे संबंधित जो क्षेत्र थे उनके साथ संपर्क की हमें जानकारी देते हैं। इसके अलावा जो मेलुहा था, मेलुहा के से हमें क्या मिलते हैं, कुछ उत्पाद मिलते हैं, जैसे कि कार्नेलियन, लाजवंत मोती, तांबा, सोना और विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ। इसके अलावा मेलुहा जो क्षेत्र था उसके विषय में एक कहावत या एक कहानी भी बोली जाती है या पढ़ी जाती थी, जैसे तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। राजप्रसाद क्या, जो राजा का बड़ा भवन होता था उसे कहा जाता था। यानी यहाँ पर मेलुहा के लिए एक मिथक भी था। और शायद ये हाजा पक्षी किसे कहा गया, यह हाजा पक्षी मोर के लिए प्रयुक्त किया गया था उस समय में। तो इसके आधार पर भी हमें यह पता चलता है कि सुदूर देशों के साथ हड़प्पाई लोगों के संबंध थे। अब यहाँ पर हमें कुछ चित्र नज़र आ रहे हैं, जैसे ये क्या है, हड़प्पाई मोहर है एक, ये मेसोपोटामिया की एक मोहर है, जिसमें हम ये देखते हैं एक कुबड़ वाला बैल। ठीक है, हमें क्या नज़र आ रहा है, कुबड़ वाला बैल या वृषभ नज़र आ रहा है, जो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये जो था ये सिंधु क्षेत्र की जो मोहरें थी उनसे लिया गया था। इसके अलावा यहाँ भी हमें एक मोहर नज़र आती है, जिसके ऊपर यहाँ हम देखते हैं किसका निशान नज़र आ रहा है, हमें नाव बनी हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा ये जो हमें मोहर नज़र आ रही है ये हमें कहाँ से प्राप्त हुई है, ये हमें फारस की खाड़ी से प्राप्त हुई है। और इस पर भी हमें कुछ निशान नज़र आ रहे हैं, जैसे ये एक जानवर का निशान और ये कुछ लिपि के चित्र नज़र आ रहे हैं, जो हमें ये बताते हैं कि शायद ये जो था, ये भी जो चित्र थे या ये सारी चीज़ें जो थी वो हड़प्पाई चित्र से मिलती जुलती हैं। तो ये हमें उनके संपर्क के बारे में बताती हैं। अब यहाँ हम मोहरे, लिपि और बाट के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा के अंदर किस तरह की मोहरें मौजूद थी और किस तरह की लिपि का प्रयोग किया जाता था। ये जैसे हम ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ अक्षर नज़र आ रहे हैं, ये हड़प्पा में
प्रयुक्त किए जाते थे, क्योंकि ये हमें एक सूचना पट मिला है जिस पे इस तरह के कुछ अक्षर जो थे वो अंकित थे। तो हमें ये यहाँ से इनकी लिपि के बारे में कुछ पता चलता है। अब हम नीचे देखेंगे, यहाँ ये क्या है, ये एक मोहर है, ठीक है, मोहर की छाप है ये एक, जो कि हमें रोपण से प्राप्त हुई है। ये हमें मुद्रांकन के बारे में बताती है कि मुद्रांकन किस प्रकार का था। यहाँ पर अब हम मोहरे और उसके मुद्रांकन के बारे में पढ़ेंगे। अब मोहरे और मुद्रांकन, इनका प्रयोग किया क्यों जाता था? पुरातत्वविद जो थे उनका ये मानना था, शायद जो लंबी दूरी जो तय की जाती थी उनको आसान बनाने के लिए या उनको सुविधाजनक बनाने के लिए ही इन मोहरों पर या इन मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग किया जाता होगा। शायद उन्होंने ऐसी कल्पना की, जो भारी या भरे हुए जो थैले होते थे उनको जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो उनके जो मुंह होता था, जो थैलों का मुंह होता था, उसको रस्सी से बांध दिया जाता था और रस्सी से बांधने के बाद उस पर एक गांठ लगा दी जाती थी और उस पर गीली मिट्टी थोप दी जाती थी और फिर उस गीली मिट्टी के ऊपर इन मोहरों को दबाकर उसकी छाप छोड़ दी जाती थी। और इस तरह से जब थैला उसके अपने स्थान पर पहुंच जाता था जहां उसे पहुंचाना होता था, और यदि मुद्रांकन यानी कि जो उस पर छाप छोड़ी गई है वो वैसा का वैसा ही रहता था, तो इससे ऐसा पता चलता था कि उस थैले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और यदि मुद्रांकन उसी आकृति का नहीं मिलता था और टूटा फूटा होता था, उससे ये पता चल जाता था कि उस थैले के साथ छेड़छाड़ की गई है, जिसकी वजह से उस पर जो मुद्रांकन यानी कि छाप छोड़ी गई है वो टूट गई है। अब इससे तो हमें ये पता चल गया कि मोहरे और मुद्रांकन का जो उपयोग था वो आखिर क्यों किया जाता था, क्यों मोहरे और मुद्रांकन इतनी महत्वपूर्ण थी। अब हम इसकी लिपि के बारे में जानेंगे जो हमें मिलती है। जैसे हमने यहाँ देखा कुछ अक्षर मिले हैं हमें सूचना पत्र पर। हड़प्पा की जो लिपि थी इसे एक रहस्यमय लिपि के रूप में जाना जाता है। क्यों इसे रहस्यमय लिपि कहा जाता है? क्योंकि ये आज तक पढ़ी नहीं गई है, किसी भी विद्वान के द्वारा इसके अक्षरों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसीलिए इसे एक रहस्यमय लिपि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि ये लिपि आखिर कहाँ कहाँ अंकित की जाती थी। तो ये जो लिपि थी ये मुख्य रूप से मोहरों पर अंकित की जाती थी और इसमें मालिक के नाम व उसकी पदवी को भी दर्शाया जाता था, ऐसा इतिहासकारों का और विद्वानों का कहना है। इसीलिए उसके साथ कोई ना कोई चित्र भी बनाया जाता था ताकि अनपढ़ लोग इसके संकेतों को आराम से समझ सकें, क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, इसीलिए शायद इस तरह से इन पर चित्र भी अंकित किए जाते थे। यहाँ से जो हमें अधिकांश अभिलेख प्राप्त होते हैं और उनमें जो सबसे लंबा अभिलेख हमें मिला है हड़प्पा क्षेत्र का। हड़प्पा क्षेत्र का जो हमें सबसे लंबा अभिलेख मिला है उसमें पुरातत्वविदों को 26 चिन्ह यानी कि 26 निशान मिलते हैं। हालांकि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। क्यों नहीं पढ़ा जा सका है? क्योंकि इसकी जो लिपि है वो वर्णमालाएं नहीं थी, यानी कि जैसे कि हमारी जो लिपि है देवनागरी लिपि, इसके अंदर वर्णमालाएं होती हैं, ठीक है, जिससे हम उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हड़प्पाई लिपि थी वो वर्णमालाएं नहीं थी, इसीलिए इतिहासकार इसे आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। और इसमें जो अभिलेख मिले हैं उसमें एक सबसे लंबा अभिलेख मिला है जिसमें 25 तरह के निशान नज़र आते हैं या 25 तरह के चिन्ह दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसके जो टोटल चिन्ह हैं यानी कि जितने भी अभिलेख वगैरह मिले हैं उनके अंदर या कुल मिलाकर जो चिन्हों की संख्या है वो 375 से 400 के बीच की मानी जाती है। और ऐसा माना जाता है ये जो लिपि थी यानी कि हड़प्पाई लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। जैसे उर्दू दाई से बाई ओर लिखी जाती है, राइट से लेफ़्ट की तरफ, उसी तरह से हड़प्पाई जो लिपि है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती थी। जब इसे पढ़ा नहीं जा सका है तो हमें ये कैसे या पुरातत्वविदों को ये कैसे पता चलता है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? क्योंकि जब पुरातत्वविदों ने मोहरों का अध्ययन किया तो मोहरों का अध्ययन करने के बाद उन्हें ये पता चला कि ये लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। क्यों? क्योंकि ये जो मोहरें थी उनके दाईं ओर तो चौड़ा अंतराल है और जबकि बाईं ओर बहुत ही संकुचित यानी कम अंतराल था, जिसके माध्यम से उन्हें ये पता चलता है कि दाईं ओर से इसे लिखना शुरू किया जाता था और बाईं ओर जाते जाते
देखते इनका अंतराल जो था वो कम हो जाता था और जो जगह थी वो कम पड़ जाती थी। तो इसके माध्यम से ये पता चलता है कि ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये तो हमने जाना कि मोहरों पर इस तरह से लिखावट मिलती थी। इसके अलावा और भी वस्तु हैं जिन पर लिखावट मिलती है, जैसे कि मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबान, इसके अलावा तांबे और मिट्टी के बनी लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े, यहाँ तक कि सूचना पट, इन पर भी इस तरह के लिखावट नज़र आती है। तो शायद जो नष्ट करने वाली वस्तुएं थी उन पर भी लिखा जाता होगा। यहाँ अब हम बाटों के बारे में जानेंगे कि आखिर बाटों का निर्माण किस तरह से किया जाता था और क्यों किया जाता था। बाट जो थे वो विनिमय की, यानी कि वस्तु जो विनिमय थी उसकी बहुत ही सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली पर अपना नियंत्रण रखते थे। ये जो बाट थे इनका निर्माण जो था वो चट नामक पत्थर से किया जाता था, यानी चट नाम का एक पत्थर था, उसका इस्तेमाल करके इन बाटों का निर्माण किया जाता था। और ये जो बाट थे इनके ऊपर किसी भी तरह का निशान नहीं बनाया जाता था, यानी कि ये कैसे थे, निशान रहित होते थे और घनाकार होते थे, यानी चौकोर होते थे आकृति में। और जो इन बाटों का निचला मानदंड था, यानी नीचे का जो मानदंड होता था वो द्विआधारी होता था, जैसे 1 2 4 8 16 32 और 12,800 तक होता था। और जबकि जो ऊपरी मानदंड था इन बाटों का वो दशमलव प्रणाली का होता था, यानी कि जो निचला मानदंड है वो द्विआधारी था और जो ऊपरी मानदंड था वो दशमलव प्रणाली का अनुसरण करता था। और जो छोटे बाट होते थे उनका जो प्रयोग था वो आभूषणों और मनकों को तोलने के लिए किया जाता था। इसके अलावा जो पुरातात्विक है उन्हें कुछ तराजू भी मिले हैं जो धातु के बने हुए थे, यानी कि पुरातात्विकों को कुछ पलड़े मिले हैं तराजू के जो धातु के बने हुए होते थे। इससे भी हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर बाटों का इस्तेमाल किया जाता था चीज़ों को तोलने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राचीन सत्ता, हड़प्पा क्षेत्र की प्राचीन सत्ता कैसी थी, यहाँ पर कोई राजा था या नहीं था। अब इसके बारे में जो पुरातात्विक हैं उनके बीच मतभेद है कि आखिर यहाँ पर प्राचीन सत्ता किसके हाथों में थी। तो उसी के बाद पुरातात्विकों को एक मूर्ति मिलती है, इस मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, क्योंकि आज भी इतिहासकारों के बीच में ऐसे मतभेद हैं जिससे ये नहीं पता चल पाया है कि यहाँ पर प्राचीन सत्ता किसी राजा के हाथ में थी या नहीं, या एक व्यक्ति था जो पूरे क्षेत्र पर या पूरे सभ्यता पर शासन करता था, या कई लोग थे जो इसके ऊपर शासन करते थे। तो जब ये मूर्ति मिली जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई, तो जो पुरातात्विक थे उनके जो मतभेद थे थोड़े कम होने शुरू हुए। अब हड़प्पा से संबंधित जो पुरातात्विक थे उनका ये कहना था कि हड़प्पाई समाज में बहुत से ऐसे कठिन और जटिल फैसले थे जिन्हें क्रियान्वित करने और लेने के संकेत मिलते हैं। कि हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके जितने भी स्थल मिले हैं हमें उन सभी स्थलों पर एक रूपता देखने को मिलती है, यानी कि जितने भी हड़प्पाई क्षेत्र हैं उनमें एक रूपता मिलती है, जैसे कि मृदभांड, मोहरे, बाट तथा ईंटें, जो कि इसका एकदम साफ सुथरा और स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। क्योंकि जितने भी हमें मृदभांड, मोहरे, बाट और ईंटें मिली हैं इनमें हमें एक रूपता देखने को मिलती है, यानी कि एक स्थल से दूसरे स्थल पर ये एक समान हमें मिलते हैं, इनमें कोई भिन्नता नज़र नहीं आती है। जैसे कि ईंटें, हम ईंटों का ही एक उदाहरण लेते हैं। ईंटें एक ऐसी वस्तु थी जिनका निर्माण एक ही जगह पर नहीं होता था, अलग अलग जगहों पर होता था, लेकिन अलग अलग जगहों पर इनका निर्माण होने की वजह से भी या अलग अलग जगहों पर इनका निर्माण होते हुए भी इनमें हमें एक रूपता या एक समानता देखने को मिलती है। क्योंकि जम्मू से लेकर गुजरात तक जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में जो ईंटों का आकार और आकृति थी और जो इनका अनुपात था वो एक समान था। ये अलग अलग अनुपात में हमें नज़र नहीं आती कहीं पर भी, जिससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर वस्तुओं के निर्माण में या हर चीज़ में एक रूपता थी जो शायद एक राजा के द्वारा ही करवाई जा सकती थी, यानी कि एक व्यक्ति इन पर शासन कर रहा था, उन्हें आदेश दे रहा था, तभी इन वस्तुओं में हमें समानता देखने को मिलती है। इसके बाद पुरातात्विकों को मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन की भी प्राप्ति हुई है
यहाँ हम देखेंगे प्रसाद और शासक में। प्रसाद यानी कि एक बड़ा भवन, जिसे पुरातात्विदों ने एक प्रसाद की संज्ञा दी है। पुरातात्विदों को मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन की प्राप्ति हुई है, जिसे इन्होंने किसकी संज्ञा दी है? प्रसाद की संज्ञा दी है, यानी राजप्रसाद, यानी राजा का भवन, उसकी संज्ञा इन्होंने उसे दी है। क्योंकि ये जो मूर्ति है हमारे सामने, ये मोहनजोदड़ो के उसी विशाल भवन से प्राप्त होती है, जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी गई है। और इन्होंने इसे पुरोहित राजा की संज्ञा इसलिए भी दी क्योंकि जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, पुरातत्विद जो थे वो मेसोपोटामिया के इतिहास से परिचित थे और वहाँ पे पुरोहित राजा से भी परिचित थे, तो इसीलिए उन्होंने इस मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दे दी, क्योंकि इसमें कुछ समानताएं नज़र आती हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो अनुष्ठानिक प्रथाएं थी उनको आज तक भी सही ढंग से समझा नहीं जा सका है। जैसे कि हमें बड़े बड़े स्नानागार मिले थे, उनके बारे में और किस तरह से यहाँ पे अनुष्ठान वगैरह किए जाते थे उसके बारे में सही तरह से जानकारी नहीं प्राप्त होती है। तरह से और क्यों ये अनुष्ठान किए जाते होंगे, इसके बारे में अभी भी इतिहासकारों के बीच मतभेद है। इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि शायद यहाँ पर शासक मौजूद नहीं थे और सभी की जो सामाजिक स्थिति थी वो एक समान थी। कुछ इतिहासकारों का तो ये कहना था कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई शासक थे, और कुछ का कहना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि के अलग अलग राजा होते थे, और कुछ का तो ये भी तर्क है क्योंकि पुरावस्तुओं में एक समानता है, इसलिए कुछ कहते हैं कि यहाँ पर एक ही राज्य था। यानी कि इतिहासकारों के अलग अलग मतभेद रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर राजा थे या नहीं थे। लेकिन इस बात की बहुत हद तक पुष्टि होती है कि शायद यहाँ पर एक ही राज्य था, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकतर चीज़ें मिली हैं, पूरा वस्तुएं मिली हैं, उनमें एक समानता देखने को मिलती है। यानी कि जितनी भी पूरा वस्तुएं हैं उनमें एक समानता थी, जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं या पुरातात्विद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे शायद एक ही राज्य था और एक ही शासक था जो इन सारी चीज़ों में एक समानता लेकर आता था। यहाँ पर नियोजित बस्तियों के भी साक्ष्य मिलते हैं और ईंटों के एक आकार, एक निश्चित अनुपात के भी साक्ष्य मिलते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि शायद यहाँ पर एक ही राज्य था। लेकिन एक ही राज्य होना संभव है, लेकिन एक ही शासक का इतने बड़े स्तर पर एक जैसा निर्णय लेना ये थोड़ा जटिल लगता है। अब हम ये देखेंगे कि आखिर इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ। ये एक इतनी बड़ी सभ्यता थी, फिर भी इस सभ्यता का अंत किस प्रकार से हुआ, अब हम ये जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लगभग 1800 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है, 1800 ईसा पूर्व के आसपास जो चोलिस्तान था, इसके कई क्षेत्रों में जो विकसित हड़प्पा स्थलों को जब इन्होंने त्याग दिया तो यहाँ से लोग जाने लगे, यानी चोलिस्तान के क्षेत्रों को छोड़कर लोग यहाँ से जाने लगे, और जो गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर नई बस्तियाँ बनने लगी। अब 1900 के आसपास, 1900 ईसा पूर्व के आसपास भी यहाँ पर बहुत सी बस्तियाँ थी, लेकिन कुछ चुने हुए पूरा जो हड़प्पा स्थल थे वहाँ पे भौतिक संस्कृतियों में बदलाव आने लगे। जैसे कि पूरा वस्तुएं उनमें बाट, मोहरे और विशिष्ट मनके वो समाप्त होने लगे। लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता वो भी अब समाप्त होने लगी। जैसे यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ बाट, मोहरे, विशिष्ट मनके अब ये समाप्त होने लगे। इसके अलावा लंबी दूरी का जो व्यापार था जिसमें शिल्प विशेषज्ञता थी, अब वो भी धीरे धीरे करके समाप्त हो रही थी। इससे हम देखते हैं कि किस तरह से ये सभ्यता अंत की ओर बढ़ रही थी। आगे चलकर जो इस सभ्यता के अंत के प्रमुख कारण माने गए थे वो इस प्रकार के थे, जैसे कि जलवायु में परिवर्तन। धीरे धीरे करके यहाँ की जलवायु में परिवर्तन होने लगा क्योंकि वनों की अत्यधिक कटाई होने लगी। यानी पहला कारण है जलवायु परिवर्तन, दूसरा है वनों की कटाई, तीसरा है अत्यधिक बाढ़। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बाढ़ आ गई। फिर आगे हम देखते हैं अगला कारण, उनमें कुछ क्षेत्रों में नदियों का सूख जाना, यानी कुछ क्षेत्रों में नदियाँ सूख गईं और कुछ क्षेत्रों में नदियों ने अपना मार्ग बदल लिया। और कहीं कहीं पर जब भूमि का अत्यधिक उपयोग किया गया तो इससे भी
बदलाव आने शुरू हो गए और इस तरह से जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका अंत शुरू हो गया और इस तरह से जो हड़प्पाई राज था उसका अंत हो गया। और धीरे धीरे करके जो हड़प्पाई मोहरें थी, हड़प्पाई मोहरें लिपि, विशिष्ट मनके, मृतभांड, मानकीकृत बाट, इनकी जो प्रणाली थी, इनके स्थान पर अब स्थानीय बाटों का प्रयोग होने लगा। शहरों का पतन, परित्याग जैसे परिवर्तन भी अब नज़र आने लगे और इन सारी चीज़ों ने इसके अंत को बल दिया। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें एक आक्रमण के भी साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे एक गली मिली है जिसे नाम दिया गया है डेड मैन लेन, एक संकरी गली। ठीक है, ये एक नाम है डेड मैन। यहाँ पर ये क्या है, एक 3 फुट चौड़ी और 4 फीट चौड़ी एक गली थी। यहाँ पर कुछ अस्थि पंजर मिले हैं जिसके अंदर खोपड़ी, इसके अलावा एक वयस्क पुरुष की छाती, हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियाँ मिली हैं। जितनी भी चीज़ें मिली हैं ये सभी बहुत ही बुरी अवस्था में मिली हैं, यानी बहुत ही ख़राब अवस्था में मिली हैं। और यहाँ पे धड़ मिला है जो पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। इसके अलावा 15 इंच की दूरी पर एक खोपड़ी के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। ये जो अवशेष मिले हैं, इन्हीं अवशेषों के आधार पर इस गली का नाम डेड मैन लेन रखा गया है। कि इसे भी एक कारण माना गया है इस सभ्यता के अंत का। यहाँ हम हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में जानेंगे कि आखिर जब ये सभ्यता पूरी तरह से समाप्त और नष्ट हो गई तो किस तरह से इसका फिर से प्रादुर्भाव हुआ और किस तरह से पुरातत्वविदों को इसके बारे में जानकारी मिली। यहाँ से पुरातत्वविदों को कई प्रकार के भौतिक अवशेष मिले जिनसे इतिहासकारों को एक आकर्षण प्राप्त हुआ, यानी कि वो आकर्षित हुए और इस आकर्षण का एक कारण ये सामने आया कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवशेष थे और जो भी भौतिक अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए, इतिहासकारों ने उन अवशेषों को जो अलग अलग थे उनको एक साथ जोड़ दिया और फिर इनके आधार पर पुरातत्वविदों ने एक नई सभ्यता की खोज की। जब हड़प्पा सभ्यता ख़त्म हो गई तो लोग भी उसके बारे में भूल गए, लेकिन जब शताब्दियों बाद यहाँ पर लोगों ने फिर से रहना शुरू करा तो बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण यहाँ पे बहुत सी चीज़ें ज़मीन से उठकर ऊपर आ जाती थी। अब लोग इससे अचंभित हुए, परेशान होने लगे, जिससे कि क्योंकि वो इन चीज़ों से अपरिचित थे, वो इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे कि आखिर ये पुरावस्तु है क्या। फिर उसके आधार पर पुरातत्वविदों ने इसका निष्कर्ष निकालना शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमारे सामने आते हैं कनिंघम। अब यहाँ हम एक चीज़ ये देखेंगे, ये जो हमारे सामने चित्र है, ये जो चित्र है ये हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ये हड़प्पा से प्राप्त एक मोहर है जिसमें हम एक जानवर का निशान और कुछ चित्र यहाँ पे लिपि देखते हैं, वो अंकित की गई है। ये जो मोहर प्राप्त हुई थी ये कनिंघम को प्राप्त हुई थी सबसे पहले। अब ये कनिंघम थे कौन? कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर थे। कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर थे और उन्होंने ही 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन जो थे वो शुरू किए थे। ज़्यादातर पुरातात्विक अभी तक लिखित स्रोतों के माध्यम से ही अपने इतिहास को लिखने की शुरुआत करते थे या उन्हीं को महत्वपूर्ण मानते थे। देखेंगे कि कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण की जो शुरुआत की, उसने सर्वेक्षण के लिए अभिलेखों का संग्रहण किया और उसके बाद उनका प्रलेखन और उनका अनुवाद करना शुरू कर दिया। हालांकि वो उत्खनन भी करते थे और उत्खनन से उन्हें बहुत से पुरावस्तुएं भी प्राप्त हुई थी और वो उनको खोजने का भी प्रयास करते थे, यानी पुरावस्तुएं यानी पुरानी वस्तुओं को भी खोजने का प्रयास करते थे। अब आगे चलकर एक अंग्रेज़ ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर दी और उन्होंने उस मोहर पर ध्यान तो दिया कनिंघम, लेकिन उसे एक ऐसे कालखंड से दिनांकित कर दिया, यानी कि उनका ये कहना था कि वो जो हड़प्पाई मोहर थी वो गंगा घाटी की थी, यानी उन्होंने एक अलग ढंग से इसे व्याख्यात करने की कोशिश की।
और यही था उनका एक भ्रम, क्योंकि कनिंघम जो थे उनका ये मानना था कि जो भारतीय इतिहास है वो गंगा की घाटी में पनपे शहरों के साथ ही शुरू होता है। इससे पहले यहाँ का कोई इतिहास नहीं था और यहाँ पे कोई शहर नहीं था। तो यही था कनिंघम का भ्रम, क्योंकि कनिंघम को जो मोहर मिली उन्होंने उस पर ध्यान देने के बावजूद भी उसे एक ऐसे कालखंड से दिनांकित किया जो कि वो उस काल की थी ही नहीं। तो उनका ये प्रयास जो था वो असफल रहा और उनका ये कहना था कि जो भारत का इतिहास है वो गंगा घाटी से ही शुरू होता है। आगे चलकर अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से एक नई प्राचीन सभ्यता की शुरुआत हुई। लगभग 20वीं सदी के आरंभिक दशकों की बात है ये। वहाँ जब दयाराम साहनी जैसे पुरातात्विदों ने हड़प्पा की मोहरों को खोज निकाला और वहीं से जो ऐतिहासिक जो स्तर है उसको लिखने की शुरुआत की गई। और इसके बाद जो रखालदास बनर्जी जो कि एक पुरातात्विद थे, रखालदास बनर्जी ये भी एक पुरातात्विद थे। यहाँ पुरातात्विद रखालदास बनर्जी, इन्होंने भी हड़प्पा की तरह ही मोहनजोदड़ो से भी कुछ मोहरें ढूंढ निकाली। और फिर इसके पश्चात 1924 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था जॉन मार्शल। 1924 में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। इन्होंने विश्व के अंदर ये घोषणा कर दी कि यहाँ सिंधु घाटी के अंदर एक नई सभ्यता मौजूद थी, यानी उन्होंने एक प्राचीन नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी थी 1924 में। अब यहाँ हम नीचे चित्र में देखेंगे कि किस तरह से जो खुदाई या उत्खनन है वो किया जाता था। जैसे हम ये देख रहे हैं तिरछी, इस तरह से खुदाई की जाती थी तिरछी, ताकि जो ज़मीन में गड़ी हुई चीज़ें हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंच सके। आगे चलकर 1944 में नई तकनीकों के माध्यम से अब इसकी खोज की जाने लगी। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर बने REM व्हीलर। अब जब ये यहाँ के डायरेक्टर बने तो यहाँ पर सभ्यता की खोज में विभिन्न समस्याएं आ रही थी। अब इन्होंने उन समस्याओं का निदान किया, यानी उस समस्याओं को ख़त्म करने की कोशिश की। और इसके पश्चात जब हड़प्पाई सभ्यता की भौगोलिक सीमाएं जो आज की भौगोलिक या राष्ट्रीय सीमाओं से उनका बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बनने के पश्चात सभ्यता के प्रमुख स्थल अब पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए हैं। और कालीबंगन, लोथल, राखीगढ़ी और हाल में हुए धोलावीरा की खोज, वहाँ के अन्वेषण और उत्खनन इन्हीं प्रयासों का यानी नई तकनीकों का हिस्सा है। और आज जो धोलावीरा है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है। अब जब इतिहासकार कोई भी इतिहास लिखते हैं तो उनके सामने विभिन्न समस्याएं आती हैं। सबसे पहली समस्याएं तो ये आती हैं कि उनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाए, किस तरह से उन पूरा वस्तुओं को शामिल किया जाए कि आखिर ये पूरा वस्तुएं किस लिए। इतिहासकारों के सामने विभिन्न समस्याएं आती हैं, जैसे कि किस तरह से अतीत को जोड़ा जाए और उसकी समस्याओं को दूर किया जाए। क्योंकि जब भी पुरातात्विक कोई खोज करते हैं तो उन्हें भौतिक साक्ष्य मिलते हैं। भौतिक साक्ष्य जैसे कि मृदभांड, औजार, आभूषण। अब उनके सामने ये समस्याएं आती हैं कि ये सारी चीज़ें घरेलू सामान हो सकती हैं या कुछ और चीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे ये जैसे जैविक पदार्थ भी प्राप्त होते हैं जो सड़ने के बाद उन्हें मिलते हैं। इसके अलावा पत्थर की पकी मिट्टी और धातु, ये सारी चीज़ें भी प्राप्त होती हैं भौतिक अवशेष के रूप में। यानी कि इतिहासकारों या पुरातात्विकों के सामने कुछ भौतिक अवशेष आते हैं, जैसे मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे और जैविक पदार्थ। इसके अलावा पत्थर और मिट्टी और धातु, ये सारी चीज़ें भौतिक साक्ष्य के रूप में सामने आती हैं। और जब
इतिहासकार इनका अध्ययन करते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। सबसे पहली चीज़ तो उन्हें ये ध्यान में रखना पड़ता है कि केवल उन्हीं चीज़ों या उन्हीं वस्तुओं को फेंका जाता था जो अनुपयोगी या अनावश्यक होती थी, या उन्हें पुनः चक्रित नहीं किया जाता होगा, उन्हीं वस्तुओं को फेंका जाता। लेकिन इतिहासकारों को बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली हैं, तो इतिहासकारों का ये मानना है कि शायद वो अतीत में खो गई होंगी या उन्हें संचय या इकट्ठा करके एक जगह रखा गया होगा, तभी वो इतिहासकारों को खोज के समय प्राप्त हुई। और जब इतिहासकारों को खोज के समय बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पुरातात्विक खोजें हैं, जितनी भी पुरातात्विक खोजें हैं वो उनका वर्गीकरण करते हैं। और इनका एक सामान्य सिद्धांत होता है इनको वर्गीकरण करने का, जैसे उस वस्तु के अंदर कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है, क्या वे पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि, दांत आदि से संबंध रखती हैं, या फिर अधिक जटिल उनकी उपयोगिता कि उनका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता होगा या किस उपयोग के लिए किया जाता होगा। और इतिहासकारों को ये चीज़ भी अपने ध्यान में रखनी होती है कि ये जो पूरा वस्तु उन्हें प्राप्त हुई है, क्या वो एक औजार है या एक आभूषण है, या फिर दोनों है, या फिर अनुष्ठानिक प्रयोग में ही उसका इस्तेमाल किया जाता होगा। और जब भी किसी पूरा वस्तु का उपयोग को लेकर समस्याएं आती हैं तो इतिहासकार उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाते हैं, यानी कि जो वस्तुओं से वो ज्ञात होते हैं उनके साथ, यानी कि आधुनिक चीज़ों के साथ वो उनकी समानता को देखते हैं और उस पर आधारित होकर ही वो उससे संबंधित या उसका विचार पेश करते हैं कि शायद इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता होगा कि आधुनिक समय में से प्राप्त कुछ चीज़ें और जिसमें समानता देखने को मिलती है, जैसे कि मनके, चक्कियाँ, पत्थर के फलक, पात्र, ये कुछ हमारे सामने स्पष्ट उदाहरण हैं जिनका जो अर्थ निकाला गया या जिनको जो समझा गया वो आज के उपयोग के आधार पर समझा गया। इसके अलावा जो पुरातात्विक है जो इन वस्तुओं का वर्गीकरण करते हैं वो इस आधार पर भी करते हैं कि आखिर वे वस्तु मिली कहाँ से है, क्या वे वस्तु एक घर में से मिली है, नाले में से, या फिर कब्र में से, या फिर एक भट्टी में से। इसके आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। इसके अलावा कभी कभी इतिहासकारों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि हम यहाँ देखेंगे। उसके आधार पर भी इन लोगों को वर्गीकरण करना पड़ता है चीज़ों का। कुछ स्थलों पर जैसे कि कपास के साक्ष्य मिले हैं जो कि पहनावे के विषय में जानने के लिए अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। कुछ जगहों पर मूर्तियों के चित्र भी मिले हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से ये लोग उन वस्तुओं की व्याख्या करते हैं। ये पहले तो जो चीज़ें मिली हैं उनका वर्गीकरण किया, वर्गीकरण के बाद अब उन चीज़ों की व्याख्या की जाती है। जैसे कि यहाँ हम कुछ चित्र देख रहे हैं, ये एक मृण मूर्ति मिली है जो एक मातृ देवी की मानी जाती है। इसके बाद इसके अलावा एक मोहर मिली है जिसपे आदि शिव के चित्र मिलते हैं। यहाँ पर इतिहासकारों को एक मृण मूर्ति मिली है जो कि आभूषणों से लदी हुई नारी की है, जिसके शीर्ष पर, यहाँ शीर्ष पर एक प्रसाधन है, जैसे कि हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है। एक प्रसाधन है शीर्ष पर। इस मूर्ति को मातृ देवी की संज्ञा दी गई है। इसके अलावा एक मानकीकृत मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति है जिसके हाथ घुटने पर रखे हुए हैं। इसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है या उसका पुरोहित राजा में वर्गीकरण किया गया है। इसके अलावा कुछ संरचनाएं भी मिली हैं, जैसे कि हमने मोहनजोदड़ो में पढ़ा था कि हमें विशाल स्नानागार मिले हैं। अब इनका जो वर्गीकरण किया है वो अनुष्ठानिक महत्व से किया गया है। इसके अलावा कालीबंगन और लोथल से भी कुछ वेदियाँ मिली हैं जिनका जो वर्गीकरण है वो भी अनुष्ठानिक रूप से किया गया है या सांस्कृतिक रूप से किया गया है। मोहरों पर भी संभवतः अनुष्ठान के दृश्य नज़र आते हैं जिनका संबंध धार्मिक आस्थाओं से लगाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये लोग जो थे, यानी कि हड़प्पाई जो लोग थे, वो पेड़ पौधों का भी इस्तेमाल करते थे या पेड़ पौधों का भी धार्मिक आस्था के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि बहुत सारी मोहरों पर पेड़ पौधों के भी चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं।
इसके अनुसार ऐसा लगता है कि ये जो लोग थे वो प्रकृति की पूजा करते थे। मोहरों पर जो कुछ जानवर मिले हैं, जैसे कि एक सिंग वाला जानवर जिसे हम आमतौर पर एक श्रृंगी कहते हैं, इसके अलावा कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं जो। इसके अलावा कुछ मोहरों पर एक आकृति जिसे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बिठाया दिखाया गया है और उसके बराबर में बहुत सारे जानवर हैं और वो योगी जानवरों से घिरा हुआ है। उसे आदि शिव, जिसे हिंदू धर्म में प्रमुख देवता के नाम से जाना जाता है, उसकी संज्ञा दी गई है। और इनके आधार पर ये जो चीज़ें मिली हैं, इनके आधार पर इनके धार्मिक आस्था का हमें संकेत मिलता है कि किस तरह से ये लोग प्रकृति की पूजा किया करते थे। और आदि शिव इसके बारे में हमें ऋग्वेद से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद के अंदर इसकी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर ही, जिसमें इसका नाम रुद्र था, इसके आधार पर ही इसकी संज्ञा इसे आदि शिव की दी गई। रुद्र नाम जो था वो ऋग्वेद के अंदर शिव के लिए प्रयुक्त किया जाता था। लेकिन यहाँ एक और समस्या आती है कि शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद के अंदर ना तो पशुपति और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया था। केवल यहीं पर जो मिले हैं उसके अंदर मुद्रा, ये जो मुद्रा थी इसके अंदर ही इन्हें आदि शिव या योगी के रूप में या पशुपति के रूप में दर्शाया गया है। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो हमें चित्र नज़र आ रहे हैं ये कुछ मोहरे हैं या फिर हम इसे एक लिंग की संज्ञा भी दे सकते हैं। और यहाँ हम ये देखते हैं कि हमें कुछ खिलौने भी मिले हैं जो पक्की मिट्टी के बने हुए हैं। ये एक बैलगाड़ी के रूप में हमें नज़र आते हैं। इस तरह से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और कुछ मुख्य स्रोत हैं जो इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें देते हैं।